हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट टू टेल मी हाउ आई एम लुकिंग। अच्छा दिख रहा है ना? अच्छा दिखूं या ना दिखूं, इट डजेंट मैटर। वेदर आई एम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, इट मीन्स you don't need to focus on my English language, you just try to feel my feeling. So a very good morning to all of you my dear friend. तो कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हीट एनर्जी, हीट इंजन पढ़ रहे थे ना। तो हीट इंजन पढ़ते हैं साहब, तो हीट इंजन पढ़ते हैं और उसमें बहुत काफ़ी कुछ बात हो चुकी थी और बहुत शानदार बात बताया था कि हीट इंजन क्या होता है। इसके पहले थोड़ा सा माहौल बनाया था कि हीट इंजन चाहे वर्क डन होने के लिए एनर्जी का फ्लो होना ज़रूरी है और एनर्जी का फ्लो होने के लिए एक जगह हायर एनर्जी होना चाहिए, एक जगह लोअर एनर्जी होना चाहिए। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का बात करना है, एनर्जी का फ्लो होना चाहिए या एनर्जी का कन्वर्ट होना ज़रूरी है ना। तो ये दो बातें ज़रूरी है। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे, समझेंगे और समय रहा तो एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं तो आज के लेक्चर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में वादा है आपसे न्यूमेरिकल से आपको भर दूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ, आपने अगर जो मेरे लेक्चर को पूरे अच्छे से देख लिया, सारे न्यूमेरिकल जितना मैंने करवाया मोर देन इनफ करवाया हूँ, मोर देन इनफ करवाया हूं। दुनिया का कोई क्वेश्चन उठा के देखिए, आपसे ना हो तो मुझसे बताइएगा। इट्स माई चैलेंज। गेटिंग माई पॉइंट? सो हेडिंग डालिए। अच्छा, तो आपका समझ रहे, तो ये आपका नंबर मतलब ओके। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। पहली बात, जिंदगी में यहां नहीं कहीं पे भी इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब पावर की इफिशियंसी तो पावर आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब कुल मिला के इफिशियंसी का मतलब ही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं अगर जो कहोगे तो तुम। ये था, ये सोर्स था, ये सिंक था, यहाँ ये T1 टेम्परेचर था, ये T2 टेम्परेचर था, यहाँ हीट आता था Q2, यहाँ से हीट आता था Q1, यहाँ से वर्क डन होता था, वर्क डन पॉजिटिव होता था। ये सब बातें हो चुकी थी। तो ध्यान से सुनना, इफिशियंसी को डिनोट करते हैं नीटर, और ये क्या होता है? रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन इनपुट हीट। हमेशा नीटा का मतलब होता ही है आउटपुट अपॉन इनपुट। इफिशियंसी यही है कि मैंने कितना लिया और कितना दूसरे को दिया, यही मेरी इफिशियंसी है। तो ये हर जगह यूज होगा और तुमको मालूम होना चाहिए कि ये बाई Q1 अगर जो हीट एनर्जी दिया तो ये वर्क डन प्लस Q2 में होगा। इसका मतलब वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। एक बात, यहाँ T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 होगा। ये डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आ सकता है। तो सुनिए, तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन Q1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए, नीटा इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इसको सॉल्व करिएगा, नीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। और बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री मैंने क्या पढ़ाया था तुमको? याद करो कि जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर किसी बॉडी का होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है
वो किसी बॉडी को कितना दिया जाए वो उसके मास पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। या ये याद रखेंगे या तो ये याद रखेंगे 1 माइनस T1 माइनस T2 अपॉन T1। वैसे मेरे हिसाब से यही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, ये क्या है, चाहे ऐसे लिख लो, नीटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, सॉरी T2 किसका है, सिंक का, अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। दिख रहा है क्या, थोड़ा आउटलाइन नहीं हो गया, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, नीटा इक्वल टू, अब वो किसी से तुम्हारा हो सकता है टेम्परेचर के फॉर्मेट में दिए रहे डेटा, इफिशियंसी पूछ ले, हीट वर्क डन और Q1 के बारे में डेटा दिया रहे, इफिशियंसी पूछ ले, दूसरा सिर्फ Q के बारे में आइडिया दे रहे, नीट इफिशियंसी पूछ ले। रियली में ये 3 इक्वेशन है, ये के और ए के ना, वर्क डन दे के Q इनपुट दे दे और आइडिया दे दे, नीटा पूछ दे, नीटा दे के ये Q1 है ना, हाँ नीटा दे के और हीट एनर्जी के बारे में आइडिया दे दे, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, टेम्परेचर दे के आइडिया दे दे और पूछ ले। तो ऐसे 3 टाइप के, तो इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6, कितने, या एक क्वेश्चन में देखो 1 2 3, 2 दे के 1 पूछ लेगा, 1 1 1 2 3, फिर इसमें भी 2 दे के 1 पूछ लेगा, इसमें देखिए इसमें भी 3, मतलब हमेशा इसमें कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, उसमें 2 गिवन और 1 पूछेगा। घबराना नहीं है, चाहे जिंदगी में कोई तोप से, और एक ये क्वेश्चन 100% लिख लो कहीं से, 100% हीट इंजन से आता ही आता है, तो इसलिए बहुत अच्छे से एनालाइज करवाना चाह रहा हूं। पहला, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3, 2 दे के 1 पूछ लेगा, ये दे के ये पूछ ले, ये दोनों दे के ये पूछ ले, या ये दे के ये पूछ ले। किसी इंजन की इफिशियंसी 50% है तो बताओ कितना हीट एनर्जी देंगे कि वर्क डन इतना निकलेगा, ऐसे 50 तरीके से क्वेश्चन ये दे। इसमें भी अब तुम्हें क्या क्या पहचानना है, वो ये नहीं देगा कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है, ये तुम साला समझते बैठो। वो ये भी नहीं देगा कि जो हीट एनर्जी है वो कौन सोर्स ने दिया, कौन सिंक ने दिया, ये सब कुछ नहीं आइडिया रहेगा। तुम्हें आइडिया सिर्फ एक ही तरीके से लगाना है, क्या लगाना है कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सिंक। जो न्यूमेरिकल डेटा में टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सोर्स का टेम्परेचर होगा, और जो टेम्परेचर कम होगा वो सिंक का टेम्परेचर होगा। जो हीट एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी वो रियल में सोर्स ने दिया होगा, और जो हीट एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो रियल में सिंक ने लिया होगा। एक बात। दूसरी बात, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा कि ये दिए 80 जूल, ये दिए 80 जूल और यहां आके बन गए 120 जूल। एनर्जी का लॉ वैलिड ही नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। इसमें एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वैलिड है ना। तो ये सब कहानी है, तो ज्यादा इस पे फोकस। अच्छा हाँ, जब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो इसका मतलब ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे ही दे देगा, ये इसका दे देगा और टेम्परेचर का रेशियो पूछ देगा ना। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 टाइप के वैरायटी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल के बारे में तो आप टेंशन ना लीजिए, आप तो जानते हैं मुझे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों में भरपूर चीजें रहती हैं। थ्योरी 90% आया, 10% आप न्यूमेरिकल से
सीख जाएंगे। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू रिव्यू, थोड़ा बहुत और डिस्कशन करता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला, नीटा कैन नॉट बी 100%। इसका मतलब इफिशियंसी ऑफ इधर देखो, ये T1 है, ये T2 है। T1 इज ग्रेटर देन T2। जब T1 की वैल्यू ज्यादा है तो कितने लोगों को लग रहा है कि ये वैल्यू तो हमेशा T1 की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, T1 की वैल्यू ये जीरो हो नहीं सकती। T1 की वैल्यू क्यों नहीं जीरो हो सकती? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर मतलब जीरो केल्विन तो हो ही नहीं सकता है। ये सब टेम्परेचर मस्ट बी केल्विन ना, टेम्परेचर इज इन केल्विन ना। हाँ, इसकी वैल्यू जीरो हो नहीं सकता। T1 मतलब टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, कैन नॉट बी 0 डिग्री केल्विन, हैंस नीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 1। एक रीजन। दूसरा रीजन सुनिए, अगर जो T2 की वैल्यू जीरो हो गई, T2 की वैल्यू जीरो, T2 की वैल्यू क्या हो गया? जीरो, और Q2 की वैल्यू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब क्या है कि जितना सोर्स से हीट आया वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया है, और ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखिए क्या बोला था कि हीट जो होता है पूरा का पूरा किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। और एक और बात, Q2 की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब रियल में फ्लो ऑफ हीट सारा हुआ कहाँ? देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट इज पॉसिबल। फ्लो ऑफ हीट क्या है? पॉसिबल है ही नहीं। अब जब फ्लो ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है तो वर्क क्या होगा? घंटा। जब टंकी से पानी साला आएगा ही नहीं तो अपना हाथ धुलने का काम होगा क्या? डैम से पानी स्टोर करके खूब रख दो, उसको नीचे ना उतारो तो कभी काम होगा क्या? इसी तरह अगर जो Q2 जीरो होगा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ गया ही नहीं, तो इंजन का काम का क्या रहेगा? घंटा काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये इसीलिए Q2 का जीरो होना एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफ लिख दूं, यहां लिख दूं इफ ना, तो दीज आर ऑल रीजन वाई द इफिशियंसी ऑफ एनी हीट इंजन इज नॉट 100%। पहला याद रखेंगे, अगर जो ये ऐसा होगा तो इसका मतलब Q2 की वैल्यू मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिंक की जीरो होगा। इसका मतलब हीट एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। एंड एज वी नो, व्हेन देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, देन देयर विल बी वर्क डन। राइट डाउन, efficiency of an heat engine is not 100% because if the amount of heat rejected by heat engine is zero, it means there is no flow of heat energy. It means there is no flow of heat energy takes place. Hence
इट इज इम्पॉसिबल टू डू वर्क बाय द हीट इंजन, बाय द हीट इंजन, पहला। दूसरा और मैं बात, जब ये इफिशियंसी 1 नहीं है तो दूसरी बात ये नहीं होता है, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन नीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। नीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी। अब होगी, सही बात है। ये देखो, इधर देख, T1 की वैल्यू ज्यादा है। अब जब T1 की वैल्यू ज्यादा तो ये क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगा, और जब ये क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना। ये देखो, ये इसका रीजन समझाता हूं। यहां देखो, T1 इज ग्रेटर देन T2, हेंस T2 अपॉन T1 इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा। लेस देन क्या होगा, 1। तो इसमें हमेशा नीटा क्या होगा, नीटा भी हमेशा लेस देन 1 होगा ही होगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएंगी। अच्छा, अब देखो भाई लोग, क्या दिमाग में समझिए आपको, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, आज तो करेंगे तो आएगा, 5-6 दिन बाद भी करेंगे तो आएगा, लेकिन जैसे ही 2 महीना बाद भूल जाएंगे, 2 महीना जाएंगे ना, ये आपका पूरा का पूरा गोल हो जाएगा। आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किसका टेम्परेचर है और ये किसका टेम्परेचर है। लिटरली अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी याद है, लिटरली मुझे भी, खैर मुझे तो याद है ही, साला मुझे तो कुछ काम है क्या, मुझे तो सिर्फ एक ही काम है, फिजिक्स पढ़ाना। तुम्हारे जैसे मुझे मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, फलाना ढिमकाना, लड़कीबाजी तो करना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अनन्या वेटिंग कर रही है, वहां फोन नहीं करूंगा तो ये कहानी चल जाएगी, वो कहानी चल जाएगी। तमाम जिंदगी है भाई, इसके बाहर की भी दुनिया है। तो ऐसा तो है नहीं, तो मुझे तो याद ही रहेगा। अब मैं तो वेला हूं, मुझे क्या है, मैं 50 बार पढ़ूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए समय नहीं है, तो इस समय की चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, T2 ये इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब जब इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये चीज क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। और ये लेस देन 1 होने के लिए इसको हमेशा ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर होना चाहिए। देखो कैसे सोचूंगा, नीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होना चाहिए। अब जब नीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए या डेसिमल में होना चाहिए। अब डेसिमल में होने के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, अरे इतने सिंपल सा मैथमेटिक्स तुमको आता कि नहीं आएगा, तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा अगर जो इतना नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, और जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये ओवरऑल क्या होगा, छोटा होगा। या इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो, नीटा इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ये वैल्यू हमेशा 1 से मतलब ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अब जब ग्रेटर देन होगा तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट, मतलब अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हीट इंजन की पूरी कहानी हो गई। अब हेडिंग डालिए आप लोग, मैं देख लूँ समय, अभी समय बहुत है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अभी बहुत समय है, कम से कम 15-20 मिनट बात कर सकते हैं। या एक काम करिए कि नहीं, पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालो, रिवर्स हीट इंजन। संभाल लूं
मैं एक बात पूछूं तुमसे, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, क्या ये बात सही है? हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, क्या है ये बात सही है? नहीं नहीं, जब तक उसमें एक वर्ड नहीं लगाओगे ना तुम्हारी घुस जाएगी। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर बाई इटसेल्फ, अपने आप हीट लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर नहीं होगी, लेकिन तू साला जबरदस्ती करेगा तो वो तो हो ही जाएगा। पानी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा अपने से, मेरी मर्जी होगी तो मैं ऊपर से नीचे क्या, ऊपर से नीचे से बहुत ऊपर भेज सकता हूं। इट्स अप टू मी, इट्स अप टू यू। पहले इतना दिमाग में बैठा, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर, इट्स क्या बोलते हैं उसको, पार्ट स्टेटमेंट ना, कॉम स्टेटमेंट है उसको, ये बोलेंगे बाय इटसेल्फ, मतलब अपने आप। मतलब अगर जो मैं चाहूं तो मैं किसी के साथ कुछ भी जबरदस्ती कर सकता हूं ना। तो ये सब कहानी है ना। अब मैं वही काम करता हूं। ये रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो अपने घरवा पे फ्रिज है, क्या है, फ्रिज का स्पेलिंग मुझे नहीं आता फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये होता है फ्रिज। तो फ्रिज, अब फ्रिज में समझना क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है और इसके इफिशियंसी जो भी फलाना ढिमकाना होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, इसके वर्किंग के बारे में नहीं पढ़ना है। वर्किंग अपने सिलेबस में नहीं है। वर्किंग किसका है, वर्किंग कार्नोट हीट इंजन का है, उसको पढ़ना है, इसमें नहीं है। अब सुनिए मैं क्या क्या बोलता हूं उसको सुनिएगा। हीट एनर्जी में ये एक ऐसा डिवाइस होता है रेफ्रिजरेटर या रिवर्स हीट इंजन, ये बिल्कुल हीट इंजन का सीधे उल्टा काम करता है। ये लिख दूं ताकि आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं हो। हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। मतलब इसमें देखो, इसमें भी होगा एक सोर्स, इसमें भी क्या होगा, एक सोर्स होगा और एक होगा सिंक, और इसमें भी एक ये रहेगा, ये हीट इंजन रहेगा। या वर्किंग सब्सटेंस लिख लो, इंजन लिख लो, और इसको इसमें क्या रहेगा, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। अब इसमें क्या होगा, यहां से हीट जाएगा, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अभी भी सोर्स का टेम्परेचर T1 ही है और इसका Q2 होगा। इसमें वर्क कुछ इनपुट करना पड़ेगा, और फिर जाके ये क्या होगा, Q1। आउटपुट ये है। पूरा कहानी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पूरा कहानी क्या हो रहा है, उल्टा। अच्छा, इसमें वर्क डन इनपुट और इसमें वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। बल्कि एक और बात है, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि हीट इंजन का जो पीवी डायग्राम होता है, हीट इंजन का पीवी डायग्राम क्लॉकवाइज होता है और रिवर्स हीट इंजन का पीवी जो डायग्राम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसमें वर्क डन क्या होता है, इसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है, इसमें वर्क डन निगेटिव होता है। ये बात याद रखे रहना, कभी कभी पूछ देता है। खैर वो जानकारी के नाम पे बताया जा रहा हो। तो इसमें भी कहानी वही हुआ, ध्यान से सुनिएगा।
पहले क्या होता था कि किसी बॉडी को, अब ध्यान से सुनना नहीं तो बहुत मज़ा नहीं आएगा। पहले क्या होता था, हम लोग किसी बॉडी को हीट देते थे और उस पूरे सिस्टम से हम लोग कुछ वर्क निकालते थे और उस वर्क को निकालने के बाद हम लोग कुछ काम कर लेते थे और बाकी का हीट एनर्जी रिजेक्ट होता था। यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे क्या है, फ्रिज में हम लोग चीज़ों को ठंडा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ठंडा रखना चाहते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो, उसका एक अलग इशू है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज से हीट को निकालते हैं, न कि फ्रिज में हीट को देते हैं। मतलब इसमें हीट क्या करते हैं, इसमें हीट निकालते हैं और ये हीट निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें हीट निकालते हैं और हीट निकालने के लिए सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा। इन रेफ्रिजरेटर we have to maintain temperature cold, hence we extract heat from engine, चाहे फ्रिज लिख लो। For this we have to work on the system, hence work done is negative। वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। पीवी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तुम ही सोचो, तुम खुद ही जान रहे हो। एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में मैं लिख दूं, एग्जाम्पल में ये लिख दूं तो ये तुम नहीं जानते हो क्या? तुमको क्या बताने की जरूरत है, बाबू हो क्या? ये नहीं जानते हो क्या? अगर जो मोटर, मान लो वाटर से अपने को क्या बनाना है, वाटर से क्या बनाना है, आइस बनाना है, तो अपने को हीट क्या करना पड़ेगा, हीट एक्सट्रैक्ट बाय वाटर, फ्रॉम वाटर। हीट को क्या करना पड़ेगा, इजेक्ट करवाना पड़ेगा। उसमें हीट सिस्टम पे हीट दिया जाता था, इसमें इजेक्ट करवाया जा रहा है। अच्छा, तो हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, पंप की। तो ये रियल में रेफ्रिजरेटर, ये पूरा का पूरा फ्रिज किसकी तरह काम करता है, हीट पंप की तरह काम करता है। फ्रिज किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज हीट पंप। हीट पंप बेसिकली, पंप नाम का शब्द ही क्या होता है, मतलब क्या होता है, हेल्प टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ये बात याद रखना है ना, ठीक है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भैया। हाँ, अच्छा, ठीक है। रिवर्स हीट इंजन मतलब हीट इंजन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। मतलब गलती से तुम्हें साला फॉर्मूला नहीं याद है ना, सब साला पलट दे, सबको क्या कर दो, पलट दो, सबको क्या कर दो, पलट दो। मिटा रहा है? अच्छा, इसमें ध्यान से सुना, क्या क्या मैं फिर से बता दे रहा हूं। इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हम लोग मेनली क्या करते हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, डिक्रीज करने के लिए कोशिश करते हैं। तो डिक्रीज करने के लिए हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिस्टम पे वर्क डन करना रहता है। तो वर्क डन जब सिस्टम पे होता है तो मैंने बताया था निगेटिव होता है, तो है निगेटिव। वर्क डन क्या है, हेंस फॉर दिस वी हैव टू वर्क डन, हेंस वर्क डन इज निगेटिव। और जब वर्क डन निगेटिव होता है तो पीवी ग्राफ कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बेसिक आइडिया बता दिया। अब इसमें कुछ और
कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन बेसिक बेसिक देख लेते हैं ताकि अच्छे से चीज़ें आ जाए। इसमें क्या होता है, इसमें इफिशियंसी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से कुछ सुनते हैं ना। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन पहले यहाँ तक समझो फिर बताता हूँ ना। मतलब एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो वाटर से आइस में कन्वर्ट करना है ना, वाटर से आइस में मुझे कन्वर्ट होना है, कन्वर्ट करना है। उसके लिए वाटर से हीट को हम लोग को निकालना है, और निकालने के लिए मान लो 100 जूल हीट निकालना है, 1000 जूल। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 फ्रिज यूज किया। मैंने क्या किया, 3 फ्रिज किया, 3 फ्रिज यूज किया। एक फ्रिज 1, एक फ्रिज 2, एक फ्रिज 3। फ्रिज 1 के लिए वर्क डन करना पड़ा, मतलब ये कितना करना पड़ा, 2000 जूल। इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, 3000 जूल। और इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, मान लो 3500 जूल। अब मैं पूछूंगा फिर से, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें वाटर से हम लोगों को 1000 जूल की एनर्जी निकालनी होगी। अब उस 1000 जूल की हीट एनर्जी अपने से निकल जाएगा, अपने से निकल जाएगा क्या, उसमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्या सिस्टम पे। तो इतनी कौन सी बड़ी बात है, नहीं जानते क्या, वर्क डन करना पड़ेगा। अब मेरे पास 3 फ्रिज है, मैं एकदम, मेरे घर में 10-10 फ्रिज है, ऐसा मैं सोचता हूँ ना, एक दिन सपने में आया था। ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में रियली में फ्रिज ही नहीं है ना। यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली आजकल के ज़माने में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, सच बोलो कोई मानता ही नहीं। अब एक्चुअली एक बार हम लोग गए मार्केट में सब्जी लेने हैं, तो सब्जी वब्जी ले रहे थे। तो धनिया की प्रॉपर्टी ये होती है कि धनिया एक दिन में ख़राब हो जाता है, तो धनिया ज़्यादा और लेते नहीं। और तो फिर हम लोगों ने धनिया मांगा, तो हम बोले भैया एक काम करिए 10 का दे दीजिए, जितना आपको अच्छा लगे उतना दे दीजिए, फिर कर लेंगे। तो बोले अरे भैया नहीं यार, नहीं ले लीजिए, आप पूरा ले लीजिए, 20 का ले जाइए कि ख़राब नहीं होता। हम बोले अरे भैया दे दीजिए, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। तो बोला भैया क्या जूता भिगो के मुझे मार रहे हैं, मतलब वो ये कहना चाहता है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो इस दुनिया बड़ा चेंज हो चुकी है यार, बहुत ड्रेस्टिक चेंज है। जब तुम झूठ बोलते हो तो सही लोग मानते हैं, जब साला सही बोलो तो लोग झूठ समझते हैं। तो खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब मेरे पास 3 फ्रिज है, एक ने वर्क डन, मुझे 1000 जूल हीट एनर्जी निकालने के लिए एक से वर्क डन करवाना पड़ा 2000, एक से 3000, 1035। अब तुम बताओ कौन सा फ्रिज ज्यादा अच्छा है, कौन सा फ्रिज ज्यादा है। आपके मुंह से तुरंत निकलेगा कि ये वाला फ्रिज क्या है, ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है फ्रिज। और इसी को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं,
परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है, मतलब मैं बोलूँगा फ्रिज वन का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा, फिर फ्रिज 2 का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा, फिर फ्रिज 3 का परफॉर्मेंस सबसे कम। मतलब सबसे अच्छा कौन फ्रिज काम कर रहा है, ये वाला, और सबसे गंदा फ्रिज कौन सा काम कर रहा है, ये वाला। ये कैसे सर, ये कैसे, मैं बताता हूं, मैं तुमको बताता हूं कि क्यों। ध्यान से सुनना है। कितने लोगों को ये मालूम है, हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन इक्वल टू पावर टाइम, मतलब वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रे बचवा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इसको कितना वर्क डन करना है, 3500। इसको कितना करना है, 3000। इसको कितना करना है, 2000। अब एक बात बताओ, अगर जो ये 3500 जूल का वर्क डन करेगी तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। अब जब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो ज्यादा बिल आएगा क्या, लाइट का ज्यादा बिल नहीं आएगा क्या? तुम ज्यादा मीटर को यूटिलाइज करोगे, मोटर चलाओ, प्रेस चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, फलाना ढिमकाना चलाओ, तो ज्यादा बिल नहीं आएगा क्या? तो अगर जो ये ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगा, और ज्यादा पावर कंज्यूम होगा तो ज्यादा बिजली का बिल आएगा, और ज्यादा बिजली का बिल आएगा तो वो फ्रिज हमारे लिए क्या है, खराब है। तो हम लोग बोलेंगे कि उस फ्रिज का परफॉर्मेंस खराब है। क्या है, खराब है। तो इसका मतलब यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, ये रिवर्स हीट इंजन में क्या होता है, रिवर्स हीट इंजन में वर्क डन कम से कम, मतलब वर्क डन को हम लोग क्या मानते हैं, वर्क डन को हम लोग वेस्टेज की तरफ देखते हैं। किसकी तरह देखते हैं, वेस्टेज की तरह। अब देखो पूरा क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। हीट इंजन में वर्क डन अपने काम की चीज होता था, इसमें हीट इंजन में वर्क डन अपने काम की चीज है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, उसमें क्या होता था, जितना अमाउंट में जितना अमाउंट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वर्क डन होता था उतना अपने लिए अच्छा होता था। इस केस में जितना कम से कम वर्क डन हो उतना मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि मुझे गिनना है पैसा, मुझे देना है क्या, बिल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स हीट इंजन। क्या बोलते हैं, रिवर्स हीट इंजन, चाहे रेफ्रिजरेटर उसको पढ़ते हैं ना। तो देखो, कम से कम वर्क डन, कम पावर, कम बिजली बिल, और इसी को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। तो हेडिंग डालो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो फिर से इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। क्या करते हैं, अल्फा से। और ये होगा क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गलत, Q2 अपॉन वर्क डन, या 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन Q2। याद करो, याद कर गए, उसमें नीटा इक्वल टू क्या होता था, वर्क डन अपॉन Q1, मतलब हीट। इसमें क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट फ्रॉम सिंक, ये होता है। और ये अल्फा है ना, अल्फा अच्छे से लिख दूं। और ये 1 अपॉन अल्फा होता क्या है, ये होगा क्या, ये Q1 माइनस Q2 होगा, Q1 माइनस
Q2 होगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, और 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस 1, या 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। पहले इतना लिख लो, फिर समझाता हूं, फिर क्या है समझाता हूं ना। देन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2, और ये क्या है परफॉर्मेंस, ये क्या है परफॉर्मेंस। अब देखो कुछ समझते हैं ना, ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। टेम्परेचर डिफरेंस कम, अल्फा ज्यादा है, T1 माइनस T2, टेम्परेचर डिफरेंस कम, अल्फा ज्यादा। और जब अल्फा ज्यादा है तो यही मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद करो, पता नहीं तुम्हें मालूम भी है कि नहीं, ठंडी के मौसम में फ्रिज का बिल गर्मी के मौसम की अपेक्षा कम आता है भाई। क्या आता है, कम आता है। क्यों? बिकॉज जब ठंडी का मौसम रहता है तो एटमॉस्फेयर में और फ्रिज के टेम्परेचर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि इसको मेंटेन करवाओ, मान लो सपोज करो 4 डिग्री पे रखना है, तो एटमॉस्फेयर का कितना टेम्परेचर हुआ 10, ये कितना हुआ 10 माइनस 4 6 हुआ। और ये कैसे, एग्जाम्पल में लिख ले रहा हूं, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल देखो एट विंटर सीजन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, चाहे ऐसे लिख लो रूम टेम्परेचर सपोज करो कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीज टेम्परेचर कितना, मान लो मेंटेन कितना करना है, ये करना है 6 डिग्री सेल्सियस। कितना डेल्टा टी कितना आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। जब ये 4 होगा तो अल्फा ज्यादा होगा। और ध्यान से, अगर जो समर सीजन में देखो, समर सीजन में क्या होगा, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर मान लो कितना है, रूम टेम्परेचर मान लो सपोज कर लो कितना है 36 या 35 36 मान लो, सपोज करो 36 ही है। एट फ्रिज का टेम्परेचर कितना, फ्रिज का टेम्परेचर 6, तो कितना, इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना आ गया 30, अल्फा क्या हो जाएगा बिकम लेसर। इसीलिए सर्दियों में फ्रिज ज्यादा इफिशिएंटली काम करता है और गर्मियों में कम काम करता है। इसलिए सर्दी में कम बिजली बिल आता है और गर्मियों में ज्यादा बिजली बिल आता है फ्रिज का। तो क्वेश्चन लिख लो, वाई द रेफ्रिजरेटर वर्क मोर इफिशिएंटली in winter season then summer season, ब्रैकेट में लिख लो, आंसर लिख लो, because in winter season there is less temperature difference, hence performance will be more,
ब्रैकेट में लिख लो, हिंदी में लिखो, इसलिए ठंडी के मौसम में फ्रिज का कम बिजली बिल आता है। जल्दी लिख, हिंदी में लिखना है, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको अगर जो तुम देखा मैं तो। हाँ, इसलिए ठंडी के मौसम में फ्रिज का कम बिजली बिल आता है। अच्छा, दूसरी बात, ये फ्रिज अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दाम क्यों होते हैं? हालांकि सबका काम ठंडा करना है, यही काम है। कोई 1000 जूल के वाटर से हीट निकालने के लिए कोई 3000 यूज करता है, कोई 5000 यूज करता है, कोई 1500 करता है। तो जो जितना कम वर्क डन करेगा, बिजली का बिल कम आएगा, वो अच्छे से आता है ना। तो इसीलिए नहीं आता है फ्रिज 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, तो स्टार रेट वही होता है, मतलब बिजली बिल कितना कम देता है। नहीं कहता 3 से 4 साल में इतना बिजली बचा देगा कि आपका फ्रिज का दाम निकल जाएगा, फलाना ढिमकाना, LG ओ, तो वो सब यही सब कहानी है ना। तो ये सब कहानी हो गई। और तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें अल्फा कैसे इंक्रीज होगा? अल्फा विल इंक्रीज व्हेन T2 विल इंक्रीज। और T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। और अल्फा विल इंक्रीज व्हेन डेल्टा टी लिख दे रहा हूं, डेल्टा टी डिक्रीज ना। तो ये सारी कहानी है। अब एक और आता है, वो कहोगे तो हाँ लिख लो, और कुछ लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला लिखो, इट रेफ्रिजरेटर स्टार्टेड डूइंग सम मैकेनिकल वर्क on the system and hence it extract heat from lower temperature to higher temperature region. Extract heat from lower temperature and pass through higher temperature. For maximum performance, heat rejected is maximum, should be maximum. ठीक है ना। तो आई थिंक एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो एक क्वेश्चन आपका और आ जाता है, वो देख लूँ पहले कि आप मतलब कितना और बचा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग कार्नोट हीट इंजन के बारे में पढ़ लेंगे, और कुछ इससे और भी जुड़े, जैसे अल्फा और नीटा में वो आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा होमवर्क में। रिलेशन बिटवीन efficiency and coefficient of performance, और क्या रिलेशन होता है वो देखो, ये मैं लिख दे रहा हूं, बाद में देखेंगे अपन लोग। अल्फा इक्वल टू 1/n-1, अल्फा इक्वल टू 1/n-n ना। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय मेरे दोस्तों। न्यूमेरिकल करते रहो और मैं करवाऊंगा भी।